जय हिंद दोस्तों, मैं रोहतास पटेल अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लब 1729 में आपका स्वागत करता हूं। और लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स बुक स्टार्ट कर रखी है बीएससी थर्ड ईयर की। लास्ट लेक्चर में लास्ट 2-3 लेक्चर्स में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात की है। उसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स फंक्शन और रियल फंक्शन जो है दोनों में क्या डिफरेंस है उन पर भी बात हो चुकी है आपसे। और रियल फंक्शन में लिमिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने उस पर आपसे बात की थी। अब फिलहाल बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सम्मिश्र फलन की सीमा। सुनिए, W बराबर हमारे पास W बराबर एफ ऑफ जेड कोई फंक्शन है। W बराबर एफ ऑफ जेड क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। और एट ए पॉइंट हम बात कर रहे हैं एट जेड बराबर Z0 पे बात कर रहे हैं। जेड नोट करिए, Z0 कहिए। एट ए पॉइंट जेड बराबर Z0 पे बात करें। जैसे रियल में हम बात करते थे y बराबर एफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन हुआ करता था और वहां पे x एट ए पॉइंट x बराबर a पर बात करते थे। z बराबर इन डोमेन d। हम डोमेन d में z बराबर Z0 कोई पॉइंट के बारे में बात करें, उस पर लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। यहां पे फिलहाल ज्योमेट्रिकली अगर बात करें, ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, सम्मिश्र तल। जैसे रियल में हम बात करते थे, रियल में अपने पास y बराबर एफ एक्स फंक्शन हुआ करता था, वहां पे कोई पॉइंट हुआ करता था एट ए पॉइंट x बराबर a इन डोमेन d में। यहां पे मेरे पास कोई पॉइंट है, a की जगह यहां पे आ गया z बराबर Z0 के रूप में, Z0 के रूप में। मैंने कोई पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहां पे अपने पास कोई Z0 है, ये मेरे पॉइंट है z बराबर Z0। इस पे हम लिमिट के बारे में बात कर रहे हैं। रियल में जब हम लिमिट फाइंड आउट करते थे तो वहां पे क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते थे। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि जब हम कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में एक स्पेस वाली बात हो गई। मान लीजिए ये स्पेस में कोई पॉइंट है z बराबर Z0 के रूप में। अब इस स्पेस में इस पॉइंट के पास जाने के लिए, इस पॉइंट के पास पहुंचने के लिए अब आपके पास इनफाइनाइट वे है। वहां पे अपने पास इसलिए 2 वे होते थे, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से जा सकते थे। यहां पर हमारे पास इनफाइनाइट वे, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए हमारे पास इनफाइनाइट रास्ते हैं। तो यहां पे जो लिमिट निकालेंगे इसकी, यानी कि मैं Z0 की तरफ इस रास्ते से भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी आ सकते हो, इधर से भी, यानी कि इनफाइनाइट वे है, इनफाइनाइट पाथ कह सकते हो। इनफाइनाइट रास्तों से मैं z बराबर Z0 की ओर आ सकता हूं। अब इन सारे पाथों से, इन सारे जो अपने रास्ते चुने हैं, इन सभी से आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। अब इतनी सारी लिमिट तो फाइंड आउट करेंगे नहीं कि हर रास्ते से अपन लिमिट फाइंड आउट करते रहे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वे होंगे, रास्ते होंगे, उनकी अकॉर्डिंग ही हम कॉम्प्लेक्स में लिमिट फाइंड आउट करेंगे। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए अगर मैं बात करूं तो आपसे, मैंने एक बार यहां पे और ले लिया, ओरिजिन पे आके बात करते हैं। ये मेरे पास मान लीजिए मैंने ये z बराबर Z0 मान लिया, z बराबर Z0 मान लिया। जिन रास्तों को हम यूज करेंगे, जो पाथ अपन यूज करेंगे, उन पाथों पे मैं बात कर रहा हूं। अब मेरे पास z बराबर Z0 के पास पहुंचने के लिए मेरे पास देखिए रास्ते कौन कौन से, आपके पाथ कौन कौन से। एक तो आप इस तरह से आ सकते हो, ठीक है ना, यानी कि अलोंग x एक्सिस। एक तो अलोंग x एक्सिस आ सकते हो Z0 की तरफ। एक आप आ सकते हो इस तरह से भी, इस रास्ते से भी आ सकते हो अलोंग y एक्सिस। ये भी अपना एक रास्ता हो गया। और किस रास्ते से आ सकते हैं आप? सीधे भी आ सकते हो इस तरह से। ये रास्ता है y बराबर mx की फॉर्म है, y बराबर mx अलोंग y बराबर mx पाथ से। इस तरह से भी आप आ सकते हो,
ये क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर, पैराबोला वाली कंडीशन, y बराबर एक्स स्क्वायर। इस रास्ते से भी हम इस जेड नॉट की तरफ आ सकते हैं, जेड नॉट की तरफ आ सकते हैं। और थोड़ा सा इसको मूव करा दे इस तरह से, तो ये आपका हो जाएगा y बराबर एक्स क्यूब, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ जाता है इस तरह से। इस तरह से इस रास्ते से भी आ सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास इस जेड नॉट के पास पहुंचने के लिए अपने पास इनफाइनाइट वे हो गए, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इतने वे हैं, इन सभी रास्तों से हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रास्ते होंगे, इनफाइनाइट होंगे, लेकिन मोस्टली जो हम अब यूज करेंगे, अब ऐसा तो नहीं है कि सभी पाथ से यूज करते रहे, हम लिमिट को निकालते रहे, तो हम जर्नली कुछ पाथ चुनेंगे। जैसे अपन एक तो एक्स अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, और एक ज्यादातर मोस्टली जब इन दोनों पे काम नहीं चले तो एक आप अलोंग वाई बराबर एम एक्स पाथ को यूज करके हम बात करेंगे। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट इज एग्जिस्ट, सीमा का अस्तित्व, जब रियल में हम लिमिट एग्जिस्ट के बारे में बात करते तो वहां पे हम बात करते थे कि अगर किसी फंक्शन में आपने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट की है और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट की है, और अगर उन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है और वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आ जाती है, यूनिक होती है और फाइनाइट होती है, तो उस स्थिति में उस फंक्शन की रियल में लिमिट एग्जिस्ट करती थी। कॉम्प्लेक्स में क्या कहानी रहेगी, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, लिमिट इज एग्जिस्ट इफ ओनली इफ, केवल और यदि केवल किसी फंक्शन की कॉम्प्लेक्स में लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब z टेंड्स टू z0, z टेंड्स टू यानी कि z बराबर z0 कोई आपका कॉम्प्लेक्स में नंबर है, z टेंड्स टू z0 along any path, value of limit is unique, then limit is exist. इसका कहने का मतलब यह है कि मैं z बराबर z टेंड्स टू z0 along any path, मैं z से z0 की ओर किसी भी पाथ से जाता हूं, किसी भी रास्ते से जाता हूं, हर बार मुझे लिमिट क्या मिलती है, एक ही लिमिट मिलती है, यूनिक होती है। मतलब आपने किसी भी रास्ते से गए, आप along x एक्सिस गए, along y एक्सिस गए, या along y बराबर mx के गए, या y बराबर एक्स स्क्वायर फॉर्म में गए, या y बराबर एक्स क्यू रूप में गए, हर बार आपको जो वैल्यू प्राप्त हो रही है उसकी वो कैसी होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, या क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। उस स्थिति में उस फंक्शन की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। इस चीज को एग्जाम्पल से समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से बात कर लेता हूं। एज फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, मेरे पास फंक्शन है एफ ऑफ जेड बराबर जेड अपॉन जेड बार, ठीक है, और एट ए पॉइंट, ठीक है ना, जेड टेंड्स टू z0, जेड बराबर z0, ऐसे मान लीजिए एट ए पॉइंट जेड बराबर z0 पर इसकी हम लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। या ऐसे कह सकते हो, या इस तरह से इसे कह सकते हैं कि लिमिटिंग केस जेड टेंड्स टू 0 जेड अपॉन जेड बार, ये स्थिति है इसकी। इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। तो अब हमारे पास इसे लेके चले आगे बात करें, तो अगर इसकी लिमिट निकालें तो ये जेड अपॉन जेड बार, आप जानते हो मैंने बताया जेड बराबर क्या, जेड फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म होती है। जेड की फॉर्म क्या होती है, जेड बराबर क्या होता है, एक्स प्लस आयोटा वाई। मैं यहां पे रखता हूं कि लिमिटिंग केस, ठीक है, अगर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई फॉर्म है और जेड अगर टेंड्स कर रहा है, जेड टेंड्स टू 0, देन उस स्थिति में आप ये समझिए कि एक्स टेंड्स टू 0 एंड वाई टेंड्स टू 0, ठीक है ना, यानी कि जेड अगर 0 की ओर टेंस्ट कर रहा है, उस स्थिति में एक्स भी 0 की ओर टेंस्ट करेगा और वाई भी 0 की ओर टेंस्ट करेगा। तो यहां पे जो लिमिट लगेगी, जेड की जगह क्या आ जाएंगे, आपका एक आ जाएगा एक्स टेंड्स टू 0 और वाई टेंड्स टू 0, एंड दोनों स्थितियां होंगी। फंक्शन क्या है आपका, जेड अपॉन जेड बार,
जेड अपॉन जेड बार। अब देखिए भैया, अब मैं यहां पे केस बना रहा हूं। केस का मतलब यहां पे पाथ से बात हो रही है, मैं कौन कौन से पाथ आपको ले रहा हूं, ठीक है ना। केस फर्स्ट में मैं ले रहा हूं z टेंस टू z0, z टेंस टू 0, z 0 की ओर टेंस कर रहा है along x एक्सिस। z जो है वो z0 की ओर टेंस कर रहा है along x एक्सिस, यानी कि हम x एक्सिस के अनुदिश z0 की z कहां की ओर जा रहा है, 0 की ओर टेंस कर रहा है। तो उस स्थिति में देन जो आपका कॉम्प्लेक्स जो आर्गेन प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उसमें अगर आप x एक्सिस के अनुदिश जाते हो, आर्गेन प्लेन है ये समझिएगा, यहां पे x एक्सिस के अनुदिश जा रहे हो, इस तरह से आप जा रहे हो, ये x है रियल और ये इमेजिनरी, x एक्सिस के अनुदिश जा रहे हो, तो x के इस लाइन पे, रियल लाइन पे, ठीक है ना, रियल एक्सिस जो है उसमें हर पॉइंट पे x एक्सिस के अनुदिश जाओगे, उस स्थिति में y क्या रहेगा, देन y इक्वल टू क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब x एक्सिस के अनुदिश जाओगे तो उस स्थिति में y क्या रहेगा आपका, 0 रहेगा। अब y 0 रहेगा तो इसमें मैंने लिमिट चल रही है आपकी लिमिटिंग केस, y तो 0 हो जाएगा, यहां पे y तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, तो y की तो लिमिट हट जाएगी, यहां पे केवल क्या रह जाएगा आपका x रह जाएगा, x टेंस टू 0, ठीक है। और आपका क्या चल रहा है z अपॉन z, इनको लिख लीजिए, यहां पे मैं इसे अगर फॉर्म में लिखें तो लिमिटिंग केस x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, z की जगह क्या लिख सकता हूं x प्लस आयोटा y, और z बार की कंजुगेट है x माइनस आयोटा y। अब यहां पे इनमें x y की तो लिमिट ही हट गई, y यहां से हट जाएगा, केवल लिमिट x की रह गई, और बाकी आपके पास क्या x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा y की जगह क्या रख रहा हूं 0 अपॉन x माइनस आयोटा y की जगह क्या पुट कर रहे हैं 0। अब आपके पास स्थिति बची लिमिटिंग केस x टेंस टू 0, x अपॉन x, और ऐसी स्थिति में अब ये वैसे तो जनरली x अपॉन x कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया, लेकिन फिर भी कभी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो फिर हम उसे रियल की तरह ही ट्रीट करते हैं, क्योंकि यहां पे x की वैल्यू है, सिंगल वैल्यू आ गई, रियल फंक्शन की तरह आ गया, x क्या है रियल वैल्यू है, तो यहां पे इसको रियल की तरह आप इसकी लिमिट कंसीडर कर सकते हो। फिलहाल यहां पे x अपॉन x कैंसिल होके क्या आ गया 1 आ गया। अगर मैं along x एक्सिस गया तो मुझे वैल्यू क्या प्राप्त हुई 1 प्राप्त हुई। केस सेकंड में अगर बात करें हम z टेंस टू z0 along y एक्सिस, अगर आप y एक्सिस के अनुदिश जा रहे हो, y एक्सिस पर x क्या होता है 0, देन तब x इक्वल टू क्या है 0। अब यहां पे आपने x का मान 0 रख दिया, तो x की लिमिट गायब, केवल किसकी लिमिट रह गई y की लिमिट रह गई। तो लिमिटिंग केस y टेंस टू 0, यहां से x की वैल्यू 0 रखी आपने, x की जगह 0 प्लस आयोटा y अपॉन 0 माइनस आयोटा y, ठीक है ना, ये कैंसिल आउट होके आयोटा y क्या बच जाएगा -1। अब देखिएगा दोनों केसों में आपने अब हमें नेक्स्ट जो पाथ है वो चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब दो वे से गए, 2 वे से हम गए, एक तो along x एक्सिस और एक along y एक्सिस, वहीं पर अपने को दोनों की लिमिट क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। इस स्थिति में आपको और पाथ चुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इन 2 पाथ से गए, आपने 2 पाथों से लिमिट कंसीडर करी, वहां पे दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, वैल्यू ऑफ लिमिट आर डिफरेंट, दोनों की वैल्यू क्या है अलग अलग है। तो इस स्थिति में इस फंक्शन की जो w बराबर आपको w बराबर एफ ऑफ जेड जो फंक्शन दे रखा है z अपॉन जेड बार, इसकी लिमिट क्या नहीं करेगी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर इसका स्टेटमेंट लिखे, क्योंकि लिमिट इज नॉट ए यूनिक, so limit does not exist। उस स्थिति में इसकी लिमिट क्या नहीं करेगी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर बाय चांस ऐसा होता कि मैं along x एक्सिस जाता और along y एक्सिस जाता,
दोनों ओर से जाता और दोनों ओर से मुझे लिमिट की जो वैल्यू ऑफ लिमिट है वो बराबर मिल जाती, तो फिर हम नेक्स्ट जो पाथ है वो चुनते। उसके लिए देखिए एक एग्जांपल पे और बात कर रहा हूं मैं आपसे। सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैंने लिया यही एग्जांपल, w बराबर मेरे पास f ऑफ z बराबर फंक्शन है मेरे पास z अपॉन z बार का होल स्क्वायर। इस तरह से मैंने एक फंक्शन ले लिया। फिलहाल पहले आपने लिया था z अपॉन z बार, अब के मैंने क्या ले लिया है, z अपॉन z बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली अगर बात करें तो यहां पे मैं बात करूं इसको, अगर लिमिट एट ए पॉइंट एट z बराबर z0 पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो लिमिटिंग केस z टेंस टू जीरो, z अपॉन z बार का होल स्क्वायर, z अपॉन z बार का होल स्क्वायर। आगे इसे लिखें तो लिमिटिंग केस z टेंस टू जीरो का मतलब है x टेंस टू जीरो एंड y टेंस टू जीरो। x भी जीरो की ओर टेंस्ट कर रहा है और y भी किसकी ओर टेंस्ट कर रहा है, जीरो की ओर टेंस्ट कर रहा है। z की जगह क्या पुट कर सकते हैं, z बराबर क्या है, x प्लस आयोटा y अपॉन z बार का मतलब कंजुगेट है x माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर। ये आ गया। इस लिमिट को अपने को फाइंड आउट करना है, इस लिमिट को अपने को कैलकुलेट करना है। अब मैं फिर से केस बन रहा है, केस नंबर फर्स्ट लिया मैंने आपको, z टेंस टू जीरो along x एक्सिस, z जीरो की ओर टेंस कर रहा है x एक्सिस के अंदर, यानी x एक्सिस के अंदर से हम z कहां की ओर जा रहा है, जीरो की ओर जा रहा है। देन जस्ट अभी आपसे बात हुई है, देन y बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। अगर इसमें y बराबर जीरो हो गया तो y की लिमिट हट गई, केवल किसकी लिमिट रह गई, x की लिमिट रह गई। तो लिमिटिंग केस x टेंस टू जीरो, यहां पे y की जगह जैसे ही आपने जीरो रखा, y की जगह जीरो रखोगे तो x अपॉन x का होल स्क्वायर और रिजल्ट क्या आएगा, 1। केस फर्स्ट में देखा आपने रिजल्ट के लिमिट, वैल्यू ऑफ लिमिट कितनी आई, 1, जब आप along x एक्सिस गए। दूसरे केस में अगर बात करें, केस सेकंड में z टेंस टू जीरो along y एक्सिस, अगर हम y एक्सिस के अंदर जा रहे हैं, देन तब उस स्थिति में x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पे जैसे x की जगह आपने जीरो रखा, x जीरो हो गया तो x की लिमिट हट गई, केवल किसकी लिमिट रह गई, y की। तो लिमिटिंग केस रह गया आपके पास, लिमिटिंग केस y टेंस टू जीरो, ठीक है, x यहां से जीरो, इसकी कोई वैल्यू हो गई, तो यहां पे आपके पास आयोटा y अपॉन माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर, और ये कैंसिल आउट होके 1 माइनस 1, और माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना, 1। इस स्थिति में आपने along x एक्सिस गए और along y एक्सिस गए, दोनों ही स्थिति में फिलहाल यहां पे आपको along x एक्सिस और along y एक्सिस जो वैल्यू ऑफ लिमिट है वो दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे लिमिट एडजस्ट करा दीजिए आपकी, क्योंकि आपने ये प्रॉपर अपन दो तो मोस्टली चुनते हैं कि इनसे पता चल जाता है मोस्टली क्वेश्चनों में कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। उसके लिए एक तीसरा अपन पाथ और चुनते हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बात की थी। हालांकि जिन पे मैंने बात की थी y बराबर mx, y बराबर एक्स स्क्वायर, y बराबर एक्स क्यूब, वो सारे पाथ अपन यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपने लिए जो काम के हैं वो 3-4 पाथ हैं। एक तो अपना along x एक्सिस, along y एक्सिस, ठीक है, और तीसरा जो बात कर रहा हूं केस नंबर थर्ड में, z टेंस टू जीरो along y बराबर mx। जो y बराबर mx मैंने लाइन खींची थी 45 डिग्री से जो जाने वाली लाइन थी, उस पाथ को कंसीडर कर रहे हैं अपन। अगर y बराबर mx है तो यहां पे y की जगह तो क्या आ जाएगा, mx, y की जगह क्या आ जाएगा, mx। जब यहां से इस फंक्शन में से y हट ही जाएगा, ठीक है, तो उस स्थिति में केवल लिमिट किसकी रह जाएगी, x की। तो अगर मैं यहां पे y बराबर mx रखूं, y बराबर mx रखूंगा तो यहां से लिमिटिंग केस क्या बनेगा, लिमिटिंग केस x टेंस टू जीरो
y की जगह रख दिया आपने mx, तो यहां पे बना x प्लस आयोटा mx, y की जगह mx अपॉन x माइनस आयोटा mx, y की जगह क्या रख दिया mx, और पूरे का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। आगे इसको कैलकुलेट करें, दोनों से यहां से आपने x निकाला, ठीक है ना, यहां से दोनों से x लेके कॉमन निकाला आपने, ठीक है ना, इस स्थिति से x निकलेगा, यहां से x से दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका 1 प्लस, एक मिनट, अगर यहां से x हट जाएगा आपका, x कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पे बचा आपके लिमिटिंग केस x टेंड्स टू 0 1 प्लस आयोटा m अपॉन 1 माइनस आयोटा m का होल स्क्वायर। इस स्थिति को देखिए, यहां से ऊपर इन दोनों में से x कॉमन लेके, नीचे से x कॉमन लेके x कैंसिल आउट हो गया, यहां पे क्या बचा 1 प्लस आयोटा m, और यहां पे क्या बचा 1 माइनस आयोटा। अब यहां पे x है ही नहीं जो वैल्यू पुट करोगे, x की जगह x टेंड्स टू 0 है, x की जो वैल्यू पुट करते हैं अपन 0, वो यहां पे x का बचा ही नहीं है फंक्शन, ये किस में आ गया m में आ गया। अब जो आपको केस थर्ड में जो आपको प्राप्त हो रहा है, इट इज डिपेंड ऑन m, वैल्यू ऑफ m, अब यहां पे जो आपने लास्ट में यहां पे लिख देता हूं, आपका जो रिजल्ट आया था लिमिटिंग केस z टेंड्स टू 0 1 प्लस आयोटा m अपॉन 1 माइनस आयोटा m का होल स्क्वायर। इस स्थिति में आप जैसे जैसे m की वैल्यू चेंज करते जाते हो, वैसे वैसे आपको मान अलग अलग आते चले जाएंगे। तो यहां पे आपको जो केस फर्स्ट और केस सेकंड जो है, केस फर्स्ट और केस सेकंड में आपकी लिमिट क्या आ रही है, बराबर है, लेकिन केस थर्ड में लिमिट क्या नहीं आएगी, आपको बराबर नहीं आएगी। ये डिपेंड किस पे करेगी, m की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, इसलिए इसकी क्या फंक्शन की क्या नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, उस स्थिति में इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये कहानी अब तक आपको समझ में आ रही होगी कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन में लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की अगर लिमिट फाइंड आउट करनी है तो हमको कुछ जो पाथ है उनको कंसीडर करना पड़ेगा, जिनमें से मैंने 3 पाथ आपको मोस्टली बताएं। एक तो अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये जो लिमिट आप निकाल रहे हो, ठीक है ना, ये लिमिट आपको डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी जो बात करेंगे हम, कॉम्प्लेक्स नंबर की डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करेंगे, अवकलनीयता पे बात करेंगे, वहां पर भी आपको लिमिट की इसकी ही जरूरत पड़ेगी कि अगर आप उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी तब जाके वो क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा या उसकी डिफरेंशिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। इस नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए उम्मीद है लिमिट आपके समझ में आ गई होगी कि किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट किस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं। दूसरा इसमें है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। अब अवकलनीयता के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमको डिफरेंशिएशन का पता होना चाहिए। फिर से वही कहानी कि पहले आपको रियल में डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए कि रियल में डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और कॉम्प्लेक्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि रियल से ही हम कंपेयर करके कहां पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में जाएंगे। फिलहाल डिफरेंशिएशन रियल में, जब अपन रियल में डिफरेंशिएशन y बराबर fx का जब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं, तो जो डिफरेंशिएशन में आपने जैसे देखा है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, ln x का 1/x होता है, ठीक है, e की पावर x का e की पावर x है। ये आए कहां से, पहले कहानी को शुरुआत करते हैं जहां से इनकी शुरुआत हुई वहीं से, क्योंकि जो हमारे पास जिस फॉर्मूले को अपन देखना चाहते हैं वो फॉर्मूला वहीं से ही निकल के आएगा। फिलहाल मैं डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं कि डिफरेंशिएशन की शुरुआत कैसे हुई। ऐसे थोड़े कि भैया
ठाकुर जी महाराज आए, उन्होंने ये दे दिए फॉर्मूला sin x का cos x ले जाइए, cos x का माइनस sin x ले जाइए। इस तरह से ये जो टेबल आपने बनाई है, ये जो फॉर्मूला अपन बुक्स में देखते हैं, ये फॉर्मूला आए कहां से? तो डिफरेंशिएशन का एक डिफरेंशिएशन पे अगर मैं बात कर रहा हूं रियल में, कहां पे बात कर रहे हैं अपन? रियल एनालिसिस, रियल में, रियल फंक्शन पे बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन की बात हो रही है अवकलज की, और वो भी अपन मैं बात कर रहा हूं रियल में। डिफरेंशिएशन कैसे? मेरे पास y बराबर एफ एक्स, y बराबर एफ एक्स अपने पास क्या था? कोई फंक्शन था। y बराबर एफ एक्स क्या है? अपने पास कोई फंक्शन है। ये जैसे कोई भी फंक्शन हो सकता है y बराबर एफ एक्स, ठीक है ना? इस तरह से कोई भी फंक्शन होता आपका, ठीक है ना? ये y बराबर एफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ है, कोई भी फंक्शन इक्वेशन हो सकती थी, ठीक है ना? अब मैंने क्या किया, यहां पे ये सारे, ये x है, ये क्या है? y है, ये x है और ये y है। मेरे पास y बराबर एफ एक्स, मेरे पास ये कोई पॉइंट है x, ये पॉइंट है x, इसके रेस्पेक्टली ये यहां पे जो है ये है y, यानी कि ये यहां पे y बराबर एफ एक्स, ये फंक्शन का मान, ठीक है? अब मैंने क्या करा, y बराबर एफ एक्स अपने पास क्या कोई रियल वैल्यूज फंक्शन है, ठीक है? मैंने x में चेंजमेंट किया, ठीक है ना? फंक्शन डिफरेंशिएशन होता क्या है? रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की जो दर होती है वही क्या कहलाता है? आपका डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है ना? तो यहां पे अगर मैंने इसमें चेंजमेंट किया डेल एक्स का, इसमें चेंजमेंट किया, इसको थोड़ा सा दोबारा बड़ा बना लेते हैं। इस तरह से आपने कोई बना लिया y बराबर एफ एक्स, ये पॉइंट है अपने पास x, इसके यहां पे ये आपका y, मैंने x में चेंजमेंट किया, यहां पे थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए इतना चेंजमेंट, थोड़ा चेंजमेंट किया अपने, x में चेंजमेंट किया अपने डेल x का, यानी कि यहां पे जो ये पॉइंट है आपका, ये है x प्लस डेल एक्स, ये जो पॉइंट है अपना, ये है x प्लस डेल एक्स, ये जो पॉइंट है ये है x प्लस डेल एक्स, क्योंकि y बराबर एफ एक्स में एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पे मैंने ये क्या है आपका, ये y तो है डिपेंडेंट, y तो है डिपेंडेंट और x है इंडिपेंडेंट, ठीक है? यानी कि ये स्वतंत्र है आपका और ये आश्रित है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि x ही स्वतंत्र होता है, y ही आश्रित होता है, ठीक है ना? dy अपॉन dx पढ़ रहे हैं, अपन dx अपॉन dy भी देखते हैं। फिलहाल दो वेरिएबल है, एक y है और एक x है। y मेरे पास क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और x y क्या है? y क्या है? डिपेंडेंट, और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने x में चेंजमेंट किया डेल x का, तो उसके साथ साथ रेस्पेक्टली उसके साथ साथ y में भी चेंजमेंट हुआ डेल y का भैया, यानी कि ये जो पॉइंट है ये है मेरे पास y प्लस डेल y, ये जो पॉइंट है y प्लस डेल y। अगर मैं इस बारे में बात करूं तो मेरे पास y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। मैंने x में चेंजमेंट किया, दूसरी इक्वेशन में y, मैंने x में चेंजमेंट किया f x प्लस डेल एक्स, एक्स में चेंजमेंट हुआ डेल एक्स का, तो x प्लस डेल एक्स, उसके रेस्पेक्टली y में भी चेंजमेंट हुआ डेल y। जब यहां पे x प्लस डेल एक्स है, इसके रेस्पेक्ट आपको क्या मिल रहा है? यहां पे y प्लस डेल y। इसको मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया। मैंने क्या किया? बाई इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया, बाई इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट कर दिया। अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे तो y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या? f x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, बाई इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट। यहां से ऐसे करोगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे बचेगा डेल y इक्वल टू, आपके पास क्या बचेगा? f x प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स।
मैंने क्या किया, दोनों तरफ डेल एक्स का भाग दे दिया, क्योंकि डेल एक्स पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चल रहा हूं। डेल एक्स का क्या दे दिया मैंने, दोनों तरफ भाग दे दिया। डेल एक्स का दोनों तरफ क्या दे दिया, भाग। और लास्ट में मैंने क्या कहा था आपसे, मैंने जो डेल एक्स लिया है, जो चेंजमेंट किया है मैंने एक्स में, जो चेंज किया है वो बहुत ना के बराबर किया है, स्मॉल पार्ट है, बहुत ही स्मॉल पार्ट है। तो ये मैंने डेल एक्स जो है वो मैंने टेंस टू जीरो, यानी कि जीरो नहीं है, जीरो नहीं है, अदरवाइज चेंज कैसा होगा, जीरो नहीं है, जीरो के बहुत लगभग जीरो के बराबर है, अप्रोक्सीमेट, यानी कि टेंस कर रहा है, जीरो की ओर टेंस कर रहा है, यानी कि बहुत छोटा पार्ट है जो चेंजमेंट किया अपन ने। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इधर भी आपका क्या लग जाएगा, लिमिटिंग केस लग जाएगा, लिमिटिंग केस डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स, अपॉन डेल एक्स। ये जो आपको दिख रहा है, यहीं से सारी कहानी जनरेट होती है। जितने भी आपके फॉर्मूले बनाए गए हैं, जितने फॉर्मूले, इसी को ही, ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं भैया dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। और ये जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है यही आपका f डैश x है। अभी इस पे बात करेंगे नेक्स्ट में, कॉम्प्लेक्स में भी। ये आपका क्या है, f डैश x है, ये पूरा के पूरा। एक जो बात ध्यान देने की बात जो है वो ये है कि ये जो आपको दिख रहा है ये, और आपको ये दिख रहा है, इन दोनों में भी अंतर है, इन दोनों में भी अंतर है। ये जो दिख रहा है आपको लिमिटिंग केस डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, ये आपका रेशो है, रेशो, ये अनुपात है भैया, ये है आपका अनुपात है। लेकिन ये जो आपको दिख रहा है नॉट ए रेशो, ये आपका अनुपात नहीं है। ये जो dy अपॉन dx है ये रेशो नहीं है, और ये जो स्थिति में दिख रहा है ये क्या है, रेशो है। ये जो dy अपॉन dx है ये एक ऑपरेटर है, संकारक है, ऐसा नहीं है। रेशो का मतलब ये है कि मैं dy को अलग कर दूं, dx को अलग कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि dy अलग हो जाए और dx अलग हो जाए, ऐसी स्थिति नहीं है यहां पर। जबकि यहां पे मैं डेल एक्स को अलग से लाया तो डेल एक्स और डेल वाई अलग अलग पार्ट है, तो यहां पे इस स्थिति में इसे रेशो के रूप में देखा जा सकता है। जबकि dy अपॉन dx जो आया है इसी को dy अपॉन dx कहते हैं लिमिटिंग लगाने पे। इस स्थिति में ये क्या नहीं है, नॉट ए रेशो, नॉट ए रेशो, ये रेशो नहीं है। अब ये सारी कहानी, इसको ही आप जो मैंने अभी ये प्रोसेसिंग किया है, सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं आपके, वो सभी फॉर्मूले, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, वो सारे के सारे फॉर्मूले इसी से जनरेट किए गए। और इसी को ही आपने पढ़ा था प्रथम अवकलज सिद्धांत, इसी को बोलते हैं भैया प्रथम अवकलज सिद्धांत। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, या दूसरा और नाम है, या दूसरा भी इसका नाम है एबी इनिशियो मेथड। इस नाम से भी इसे जानते हैं। यह है आपको डिफरेंशिएशन कहां से निकल के आया, कैसे निकल के आया, और जो फॉर्मूले हैं हमारे पास वो कैसे आए। इसको बताने के पीछे मेरा क्या कारण है, ये सुनिए सर। यहां पे जो आया है आपके पास, अब मैं थोड़ा सा इधर कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहा हूं, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स में मैं अगर यहां पे बात करूं आपसे, कॉम्प्लेक्स में, रियल में ये कहानी आ गई इसी में ही। अगर आप रियल में इसी को और देखना चाहो तो एक मिनट, रियल में और बात कर लेता हूं आपसे, इस पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। यहां पे अब आपने रियल में किसी फंक्शन में उसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आपने दो तरह के डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। इसका एक और फॉर्मूला है, यानी कि डिफरेंशिएशन के, आप डिफरेंशिएबिलिटी के आपके फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। पहला एक फॉर्मूला पढ़ा आपने, ठीक है ना, एक जो यूनिवर्सल फॉर्मूला, वो क्या आपका लिमिटिंग केस, ठीक है। मेरे पास y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एट x बराबर a पर बात कर रहे हैं हम,
x बराबर a पर डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि हम f डैश a पर बात कर रहे हैं, f डैश a पर बात कर रहे हैं। तो लिमिटिंग केस x टेंड्स टू a, f x माइनस f a अपॉन x माइनस a। एक तो ये फॉर्मूला होता है f डैश a का, और आपने फॉर्मूले देखें, आपने देखा राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? लिमिटिंग केस h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, ये आपका क्या कहलाता है? राइट हैंड डेरिवेटिव कहलाता है। राइट हैंड डेरिवेटिव r f डैश a है, ठीक है ना। और आपने क्या देखा है? एक आपने देखा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, l f डैश a। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं? लिमिटिंग केस h टेंड्स टू 0, f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। इस तरह से अपने डिफरेंशिएशन, ये जो फॉर्मूला है यहां पे दिख रहा है, जैसे ये एफ डैश एक्स है, तो यहां पे जो चेंजमेंट हुआ है इन चीजों को, जैसे एफ डैश एक्स पे बात कर रहे हैं तो यहां पे एक्स प्लस डेल एक्स जो चेंजमेंट हुआ है, इसी तरह से यहां पे ए पर बात कर रहे हैं तो ए प्लस एच चेंजमेंट है, एच क्या है? चेंजमेंट है। यहां पे जैसे डेल एक्स चेंजमेंट है, वैसे यहां पे क्या है? एच चेंजमेंट है। जैसे एफ एक्स लिखा है, मतलब एफ ए पर बात करें, एच चेंजमेंट जो डेल एक्स है वो यहां पे एच दिखा रखा, ठीक है ना। सिमिलरली इन्हीं फॉर्मूलों को अपन कॉम्प्लेक्स में अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा इनमें चेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे जिस तरह से हमने चेंजमेंट मान रखा है, ठीक है ना, वहां पे चेंजमेंट क्या मानेंगे? वहां पे डेल जेड का चेंजमेंट मानेंगे, ठीक है ना। यहां पे जैसे पॉइंट पे किसी पे ए पर बात कर रहे हैं, वहां जेड नॉट पे बात कर लेंगे। तो जो यहां पे एच आ रहा है, जिन जगह पे, जिस जगह पे एच आ रहा है वहां पे क्या आ जाएगा? डेल जेड आ जाएगा। और जहां पे यहां पे ए आ रहा है, ठीक है ना, जिस जगह पे ए आ रहा है वहां पे जो पॉइंट लेके चल रहे हैं, जैसे जेड नॉट पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो वहां पे क्या आ जाएगा? आपका जेड नॉट पॉइंट आ जाएगा। देखिएगा, कॉम्प्लेक्स में बात कर लेता हूं, एक मिनट। कॉम्प्लेक्स में अगर बात करें हम, तो डेरिवेटिव एफ डैश, मेरे पास W बराबर एफ ऑफ जेड कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, एट बात कर रहे हैं अपन z बराबर जेड नॉट पे, z बराबर जेड नॉट पे। तो फॉर्मूला देखिएगा, पहले एफ डैश मैं यहां पे जेड नॉट ज्ञात कर रहा हूं, एफ डैश जेड नॉट, ठीक है ना। पीछे आइए फॉर्मूले में देखते हैं। देखिए यहां पे पहले इससे कंपेयर कर लो या किसी इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इससे कंपेयर, जैसे एफ डैश ए निकाल रहा है, वहां पे क्या है? जेड नॉट पे बात कर रहे हैं। जैसे यहां पे ए पर बात कर रहे थे, एक्स बराबर ए पर, उसी तरह से वहां पे किस पे बात कर रहे हैं? जेड नॉट पे। एच की जगह जो चेंजमेंट मैंने अभी आपसे कहा था, वहां पे क्या आएगा? डेल जेड आएगा। तो वहां पे चेंजमेंट क्या आएगा? इसमें क्या लग जाएगा बेटा? लिमिटिंग केस डेल जेड टेंड्स टू 0, डेल जेड टेंड्स टू 0, क्या बनेगा? एफ ए प्लस एच, ए की जगह कौन काम कर रहा है? जेड नॉट। एच की जगह कौन काम कर रहा है? यहां पे आपका डेल जेड माइनस एफ ए की जगह कौन काम कर रहा है? यहां पे एफ ए का मतलब जेड नॉट, अपॉन एच की जगह कौन काम कर रहा है? वहां पे डेल जेड। तो एक तो आपको कॉम्प्लेक्स में ये आ गया आपको, ठीक है ना। और क्या फॉर्मूला आ सकता है? और दूसरा फॉर्मूला अगर बात करें हम, दूसरे फॉर्मूले पे जाएं, यहां पे देखिए दूसरा फॉर्मूला ये रहा, ये निकाल रहे हैं एफ डैश, क्या निकाल रहे हैं? यहां पे ए निकाल रहे हैं, तो वहां पे एफ डैश जेड नॉट निकाल रहे हैं। एक्स टेंड्स टू ए क्या है? पॉइंट है। अगर इस पे बात करूं मैं, तो यहां पे आइएगा, यहां पे एफ डैश जेड नॉट निकाल रहे हो आप, ठीक है। तो लिमिटिंग केस एक्स टेंड्स टू ए, तो यहां पे क्या? जेड टेंड्स टू ए की जगह कौन काम कर रहा है? जेड नॉट, ठीक है ना। वहां पे क्या था? एफ एक्स की जगह, यानी कि एफ ए की जगह कौन है? यहां पे एफ जेड नॉट माइनस, सॉरी एफ ए की जगह, एक मिनट,
यहां पे आपके पास कौन काम कर रहा है, एफ एक्स पे बात कर रहे हैं, तो यहां पे एफ ऑफ जेड, ठीक है ना, यहां पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड, ये आ जाएगा आपका एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए कौन है यहां पे, एफ ऑफ जेड नॉट माइनस अपॉन में एक्स माइनस ए यानी कि जेड माइनस जेड नॉट। ये आपके दो फॉर्मूले हैं, ये आपके दो फॉर्मूले हैं, इन दोनों फॉर्मूले से डिफरेंशिएट। अब ये इसका डिफरेंशिएशन कब एग्जिस्ट करेगा, वहां पे जिस तरह से लिमिट पे बात हो रही थी, तो यहां पे डिफरेंशिएशन पे बात करेंगे, किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन में डिफरेंशिएशन कैसे एग्जिस्ट करेगा, किस तरह से एग्जिस्ट करेगा। अगर इस फंक्शन में, अगर इसमें ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर जाएगी, या इन आपने इस लिमिट से वैल्यू निकाली, वो क्या आ गई आपकी, यूनिक आई है, ठीक है ना, आपने वैल्यू निकाली, वो क्या आ रही है, यूनिक आ रही है, या एग्जिस्ट कर रही है। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी, क्योंकि पहले हमने लिमिट पढ़ा है, अगर ये लिमिटिंग के डेल जेड टेंड्स टू 0, अगर ये वाली आपकी लिमिट एग्जिस्ट अगर करती है, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। या इस तरह से भी करें, ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। इस पे क्वेश्चनों पे कुछ पे बात करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भैया स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।